Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Third year, today we will discuss about amantadine, one of the antiviral agent which is used against the Parkinson disease. It has also anti-Parkinsonian properties. Now let's have a look. I'm picking a pen for you. Okay, you see that amantadine is an antiviral agent and it is not purely anti-Parkinson drug, but by chance it was found that it has anti-Parkinsonian properties. Okay. So far, the mode of action in case of Parkinsonism is unclear, but it is thought or it is speculated that it may potentiate the dopaminergic function by influencing its synthesis, रिलीज और रीअपटेक ऑफ डोपामीन। यानी ये ख्याल किया जाता है कि ये शायद डोपामीन के फंक्शंस को उसकी सिंथेसिस के ज़रिए, रिलीज़ के ज़रिए और या फिर रीअपटेक के जो फिनोमिना या स्टेप्स हैं उनके ऊपर अफेक्ट करके उनको इन्हांस करती है। ठीक है, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट कि ये एंटागोनाइज करती है एडिनोसिन को, एडिनोसिन के A2 रिसेप्टर्स के ऊपर। एडिनोसिन के बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं और एडिनोसिन के जो A2A रिसेप्टर्स हैं बेसिकली एमेंटाडिन उस एडिनोसिन को उसको बाइंड होने से रोकती है, क्योंकि उन रिसेप्टर्स का रोल है D2 रिसेप्टर्स की इनहिबिशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये उसको एडिनोसिन को बाइंड नहीं होने देगी तो D2 रिसेप्टर्स भी इनहिबिट नहीं होंगे। ठीक है, और समहाउ ये वाला मैकेनिज्म रिपोर्ट किया गया कि ये भी इन्वॉल्व है, जिसके ज़रिए एमेंटाडिन डोपामीन के फंक्शंस को इन्हांस करती है या डोपामीन के इफ़ेक्ट्स को इन्हांस करती है। ठीक है, इसके अलावा रिलीज ऑफ कैटेकोलामाइन फ्रॉम पेरिफेरल स्टोर हैज़ ऑल्सो बीन डॉक्यूमेंटेड। पेरिफेरल स्टोर से कैटेकोलामाइन जो है नॉरएपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, सेरोटोनिन, उनकी रिलीज़ को भी इन्हांस करती है और डेफिनेटली जब वो इन्हांस होंगे तो फिर डोपामीन की जो या वहाँ भी जो डोपामीन रिलीज़ हो रहा है तो वो इसकी डेफिशिएंसी को ओवरकम करेगा। ठीक है, क्लिनिकल यूजेस की अगर बात करें एमेंटाडिन की, तो एमेंटाडिन इज़ लेस एफिकेशियस देन लीवोडोपा एंड इट्स बेनिफिट मे बी शॉर्ट लिव्ड, ऑफन डिसअपियरिंग ओनली आफ्टर अ फ्यू वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, nevertheless during that time it may favorably influences the bradykinesia, rigidity and tremor of Parkinsonism। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर ये फेवरेबली ज़रूर इफ़ेक्ट करती है। स्टैंडर्ड डोज इसकी 100 mg है, 2 और 3 टाइम्स डेली बेसिस पे दी जाती है। ठीक है, नाउ सी द एडवर्स इफेक्ट्स, लुक एट द एडवर्स इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स में एमेंटाडिन हैज़ अ नंबर ऑफ अनडिजायरेबल सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफ़ेक्ट्स, ऑल ऑफ विच कैन बी रिवर्स्ड बाय स्टॉपिंग द ड्रग्स। अगर आप ड्रग को स्टॉप कर दोगे तो सिम्टम रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, सिम्टम्स क्या हैं भाई? रेस्टलेसनेस, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, इंसोम्निया, एजिटेशन, एक्साइटमेंट, हैलुसिनेशन, कन्फ्यूजन एंड ओवरडोजेज की वजह से एन एक्यूट टॉक्सिक साइकोटिक अटैक जो है वो भी प्रोड्यूस हो सकता है। डेफिनेटली जो ड्रग्स डोपामीन के फंक्शनिंग को या डोपामीन की कंसनट्रेशंस को बढ़ा रही हैं बेसिकली वो फिर इसी तरह के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साइड इफ़ेक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगी डोपामीन की ओवर एक्सेस की वजह से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ग्रुप विच इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज़ वो है एसिटाइलकोलिन ब्लॉकिंग ड्रग्स। आप इनको एंटी मस्करैनिक ड्रग्स भी कह सकते हो, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी कह सकते हो, और ये वो सेकेंड फिनोमिना है या सेकेंड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है जो हमने डिस्कस किया था कि पार्किंसन में बेसिकली देयर इज़ इम्बैलेंस बिटवीन द एसिटाइलकोलिन एंड dopamine. The both neurotransmitters are opposite in action. One is excitatory, acetylcholine is excitatory and dopamine is inhibitory at the level of the striatum and substantia nigra। तो क्योंकि ब्रेडिकाइनिन कह रही हूँ, डोपामीन की डेफिशिएंसी हो रही है उनके न्यूरो डिजेनरेशन की वजह से, तो एसिटाइलकोलिन इज गोइंग अनचेक्ड ना,
एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो आप ये कर सकते हैं, फर्स्ट स्ट्रैटेजी तो हमारी यही होती है कि हम प्रेफर करते हैं कि हम डोपामीन इंक्रीजिंग ड्रग्स दें। वो बेसिकली लीवोडोपा कार्बिडोपा को कम्बिनेशन हो, डोपामीन एगोनिस्ट ड्रग हो, या कॉम्ट इनहिबिटर हो, या मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर हो, या मेंटाडिन हो, सब के सब डोपामीन को बढ़ाते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी पे आप ये जा सकते हैं कि आप एसिटाइलकोलिन के लेवल्स को डिक्रीज़ करें, ठीक है। तो फिर ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा बिटवीन डोपामीन एज वेल एज एसिटाइलकोलिन, ओके। So a number of centrally acting antimuscarinic preparations are available that differ in their potency and in their efficacy in different patients. These agents may improve the tremor and rigidity of Parkinsonism but have little effect on the bradykinesia. Bradykinesia पे इतना इफेक्ट नहीं है, ट्रेमर और रिजिडिटी के लिए अलबत्ता ये बेनिफिशियल हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट की अगर आप क्लिनिकल इफेक्ट की बात करें तो ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड विद लो डोज ऑफ वन ऑफ द ड्रग्स इन दिस कैटेगरी, और क्लासिफिकेशन मैंने ऊपर डिस्कस की थी आप लोगों के साथ। ड्रग्स आपको याद हैं कि इसमें कौन कौन सी हैं, बायपैराडिन और ये सब, ठीक है। तो द डोजेज ग्रेजुअली बीइंग इंक्रीज्ड अंटिल द बेनिफिट अकर्स। आप तब तक डोज बढ़ाएंगे जब तक आपको देखेंगे कि पेशेंट के बेनिफिट जो हैं वो बढ़ रहे हैं, और अंटिल द एडवर्स इफेक्ट लिमिट फर्दर इंक्रीमेंट, या ऐसा हो जाए कि अब एडवर्स इफेक्ट ऐसे आने लग गए हैं कि आप अब डोज को फर्दर इंक्रीज़ नहीं कर सकते, तो फिर आप फर्दर डोज को इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इज़ दैट क्लियर बेटा? इट इज़ क्लियर? आगे चलें? ओके, दैट्स गुड। ओके, if patients don't respond to one drug, a trial with another member of the drug class is warranted and may be successful. इसी क्लास की एक ड्रग अगर सक्सेसफुल नहीं जा रही, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही, then you can switch over to the next drug of the same class, ठीक है। Now come to the adverse effects. एंटी मस्करैनिक ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। Have a number of undesirable central nervous system as well as peripheral effects and they are poorly tolerated by the elderly patient. जो elderly patients हैं वो बहुत मुश्किल से tolerate करते हैं, और अगर आप इस medication को withdraw करोगे तो this should be accomplished gradually आपने करना है, abruptly कभी भी नहीं करना, अदरवाइज जो पार्किंसन के सिम्टम्स हैं वो एक्सरबेट हो जाएंगे, ठीक है, एग्जैगरेट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अच्छा भाई, इसके एडवर्स इफेक्ट्स मैंने यहाँ छोड़ दिया आप लोगों के लिए, ये आपको मिलेंगे कैटजंग के एंटी कोलिनर्जिक वाले चैप्टर्स में, जो तुम लोगों को याद होगा इसकी टॉक्सिसिटी प्रोफाइल हमने एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की डिस्कस की थी कि ड्राई माउथ, ब्लड विजन, यूरिनरी रिटेंशन, ठीक है, कोलिनर्जिक सारे सिम्टम्स जो हैं, और जीआईटी की मोटिलिटी रिड्यूस हो जाएंगी, कॉन्स्टिपेशन होने लगेगी, और ये ब्रोंकोडाइलेशन होगी, ये तमाम के तमाम इफ़ेक्ट्स जो हैं ये इसके ब्लॉक होने की वजह से होंगे। ब्रोंकोडाइलेशन नहीं, सॉरी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी। ब्रोंकोडाइलेशन तो उसके एक साइट होने से होती है ना, वो अगर आप ब्लॉक करेंगे, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स जो हैं उनमें यही सब, ड्राई माउथ और फ्लशिंग होगी, और कंस्ट्रिक्शन होगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, यूरिनरी रिटेंशन, मियोसिस आई के ऊपर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, अब हमने सारी क्लासिफिकेशन यहाँ हमारी कंप्लीट हो गई बच्चों। नेक्स्ट ऑप्शन कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स के भी हैं, ठीक है। सर्जिकल प्रोसीजर्स क्या हो सकते हैं? लेट्स हैव अ लुक। इन पेशेंट विद एडवांस डिजीज दैट इज़ पुअरली रिस्पॉन्सिव टू फार्माकोथेरेपी, यानी ड्रग्स के उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे पेशेंट, वर्थवाइल बेनिफिट में फॉलो द थैलेमोटॉमी। थैलेमोटॉमी आप कर सकते हैं फॉर कॉन्स्पिकस ट्रेमर के लिए। कॉन्स्पिकस मीन्स कि क्लियर ट्रेमर, अगर आपको नज़र आ रहा है कि पेशेंट में कॉन्स्पिकस यानी क्लियरली ट्रेमर्स हैं उस पेशेंट में, तो आप थैलेमोटॉमी के ऑप्शन पे जा सकते हैं, या पोस्टीरो वेंट्रल पैलिडोटॉमी के ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं सर्जिकल प्रोसीजर्स में, बेसिकली पार्किंसन के पेशेंट में 3 मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं, या तो मैं इसको क्लियर करके दिखाती हूँ, थैलेमोटॉमी या पैलिडोटॉमी, या फिर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं, ठीक है। ये देखो, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, तो 1, 2 और ये 3। इसके लिए मैं एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करूँगी, एक पेपर है, एक आर्टिकल है, जिसमें इन तीनों की डिटेल्स बहुत अच्छी दी हुई है, आप उसको गो थ्रू करिएगा, आपको बहुत अच्छा सा समझ आएगा, ठीक है। तो
ये जो सर्जरीज़ की जाती थी पहले, यानी थैलेमोटॉमी और पैलिडोटॉमी। थैलेमोटॉमी में क्या करते हैं कि थैलेमस का कुछ एक पोर्शन जो है उसको कट कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। और इसी तरह पैलिडोटॉमी के अंदर भी जो पैलिडस का एरिया है, हमने पढ़ा था कि सब्सटेंशिया नाइग्रा के साथ जो पैलिडस होता है, उस पैलिडस का कुछ एरिया हम एक इम्प्लांट डालते हैं वहाँ पर, और इम्प्लांट का टेम्परेचर बहुत 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक हाई करके कुछ एरिया जो पैलिडस का होता है, कुछ फाइबर्स या कुछ सेल्स जो हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं पैलिडोटॉमी में। और ये ख्याल किया जाता है कि डॉक्टर्स का ये बिलीफ है कि क्योंकि पार्किंसन डिजीज़ में पैलिडस को या थैलेमस को बहुत हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है, और वहाँ पर डोपामीन के न्यूरॉन्स या डोपामीन की कंसंट्रेशंस कम होती हैं, और उन एरियाज़ को बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी होती है, और बीच में कुछ इस तरह की ब्लॉकेड या रुकावट आ जाती है कि वो सक्सेसफुल जो सिग्नल या जो एक्शन पोटेंशियल या न्यूरो ट्रांसमिशन है वो आगे ट्रांसमिट नहीं होती है थैलेमस से, और वहाँ पर फिर ट्रेमर्स वगैरह आना शुरू होते हैं। तो उनके ख़्याल में कुछ एरियाज़ को अगर कट किया जाए या डिस्ट्रॉय किया जाए बाय मींस ऑफ बर्निंग और बाय इलेक्ट्रोड, इम्प्लांटिंग एनी इलेक्ट्रोड, तो फिर परफॉर्मेंस पार्किंसन के पेशेंट की अच्छी हो जाती है। बहरहाल ये जो एबलेटिव सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, यानी ये जो एक यूँ कहिए कि एक मुश्किल टाइप के जो सर्जिकल प्रोसीजर्स थे, अब जनरली नहीं यूज़ होते और रिप्लेस हो गए हैं हाई फ्रीक्वेंसी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन से। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन एज द नेम इंडिकेट कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में आप देखें कि ब्रेन को डीपली स्टिमुलेट किया जाता है, रिवर्सिबल लीजन्स इंड्यूस करवाए जाते हैं हाई फ्रीक्वेंसी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन से, जिससे मॉर्बिडिटी के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है। Stimulation of subthalamic nucleus or globus pallidus by an implanted electrode and stimulator has yielded good result for management of clinical fluctuation occurring in advanced Parkinsonism। यानी वही जो पैलिडस का एरिया, ग्लोबस पैलिडस जो हम यहाँ बात कर रहे थे पैलिडोटॉमी में, वो या फिर जो सब थैलेमिक न्यूक्लियस है, थैलेमस के ही एसोसिएटेड, उसको एक इलेक्ट्रोड इम्प्लांट करके और स्टिमुलेट करवाया जाता है। और ये ख्याल किया जाता है या ये सजेशंस हैं या सस्पेक्ट है यहाँ पर कि जब उसको डीप ब्रेन स्टिमुलेट करवाया जाता है तो फिर उसको इतना हार्ड वर्किंग नहीं करना पड़ता जैसा कि उसको पार्किंसन के केस में करना पड़ रहा था, और उसकी वो जो हार्ड वर्किंग थी वो वहाँ पर कम हो जाती है। ठीक हो गया भाई। Such procedures are contraindicated in patient with secondary or atypical Parkinsonism या फिर डिमेंशिया या फेलियर टू रिस्पॉन्ड टू डोपामिनर्जिक मेडिकेशन। डेफिनेटली अगर वो उन ड्रग्स को ही प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करे तो फिर वो इस सर्जरी को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन है। इसके अलावा डोपामिनर्जिक टिश्यूज़ की ट्रांसप्लांटेशन भी रिपोर्ट हुई है, और उसमें फीटस के सब्सटेंशिया नाइग्रा के टिश्यूज़ लिए जाते हैं और उसको इम्प्लांट किया गया है, और उससे ये देखा गया है कि कुछ पेशेंट में, पार्किंसंस के पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आई है। लेकिन स्टिल इसके भी रिज़ल्ट्स अभी तक हमारे पास कॉन्फ्लिक्टिंग हैं। और कन्फ्लिक्टिंग क्यों हैं? क्योंकि एक कंट्रोल ट्रायल हमारे पास ऐसा आया जिसमें सिम्टम्स जो हैं वो बेनिफिट दे रहे हैं यंगर पेशेंट्स को, लेकिन ओल्डर पेशेंट्स को नहीं दे रहे। जो दूसरा ट्रायल हुआ उसमें बिल्कुल ही अजीबोगरीब रिज़ल्ट आए, इनकॉन्सिक्वेंशियल रिज़ल्ट आए, और इसके अलावा एक यानी उनका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, किसी में आ रहा है किसी में नहीं आ रहा रिस्पॉन्स। फर्दर मोर के जो अनकंट्रोलेबल डिस्काइनेसिया है वो भी हो रहा है इस तरह के ट्रीटमेंट्स के साथ। ठीक है, कुछ पेशेंट्स में, दोनों तरह की स्टडीज़ में। तो ये इतना भी सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, दिस वो, और ऐसा हो क्यों रहा है, ये एट्रीब्यूट किया जा रहा है, या ये एक थॉट है, कॉन्सेप्ट है कि देयर इज़ रिलेटिव एक्सेस ऑफ डोपामीन फ्रॉम कंटिन्यूड फाइबर आउट ग्रोथ फ्रॉम द ट्रांसप्लांट। जो आपने ट्रांसप्लांट के अंदर ये फीटल सब्सटेंशिया नाइग्रा टिश्यूज़ जो आपने इम्प्लांट किए हैं, इट इज़ सस्पेक्टेड कि इनकी कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है, और इस ग्रोथ की वजह से यहाँ पर ये जो अनकंट्रोल्ड एबल डिस्काइनेसिया या इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं ये कंटिन्यू यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ पर नहीं है इस केस में। अब हमारे पास न्यूरोप्रोटेक्टिव थेरेपी है,
न्यूरोप्रोटेक्टिव थेरेपी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेसेजिलीन वो ड्रग है जो कि प्रोटेक्टिव रोल रखती है, एंड अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर अंडर इन्वेस्टिगेशन एज ए पोटेंशियल न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट, जिनका काम क्या है कि वो डिजीज़ का जो प्रोग्रेशन है उसको स्लो करते हैं। एज यू नो वेरी वेल दैट पार्किंसन इज़ बेसिकली अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर, neurodegenerative disorder, progressive disorder. With passage of time, the disease continues to progress, and that is why in this case हम न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट्स देते हैं। न्यूरोप्रोटेक्टिव एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी एपोप्टोटिक एजेंट्स हैं, ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट हैं, क्योंकि ग्लूटामेट क्या है? ग्लूटामेट बेसिकली एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, तो एक्साइटेशन इससे कम होगी। इंट्रापेरेन्काइमली एडमिनिस्टर्ड ग्लाइल ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स हैं, कोएंजाइम Q10 के नाम से हैं, क्रिएटिन है और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। ठीक है, इन एजेंट्स का जो रोल है that remains to be established, however their use for therapeutic purpose is not indicated at this time। ठीक है, अभी इसका इंडिकेट नहीं किया गया, लेकिन ये ख्याल किया जा रहा है और इस तरह की रिसर्च जो है वो कंटिन्यूड है कि इन एजेंट्स को अगर आप यूज़ करेंगे जो कि न्यूरोप्रोटेक्टिव हैं, तो शायद ये डिज़ीज़ का जो प्रोग्रेसिव कोर्स है उसको डिक्रीज़ कर सकें, और इसी केस में हम रेसेजिलीन को भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद बच्चों आ जाती है जीन थेरेपी पर भी बहुत काम हो रहा है। ठीक है, जीन थेरेपी में डेफिनेटली एक पर्टिकुलर जीन है, क्योंकि अभी तक ये कॉन्सेप्ट है कि मोस्टली ये ड्रग जो है पार्किंसन डिजीज़ जो है ये जेनेटिक रीज़न की वजह से है, और इसका कोई बज़ाहिर हमें एक पर्टिकुलर कॉज हमारे सामने नहीं आ रहा है। तो इसको जीन इम्प्लांटेशन करके भी इम्प्रूव किया जा रहा है डिज़ीज़ को। इस सिलसिले में क्लिनिकल ट्रायल्स कुछ हो गए हैं और कुछ हो रहे हैं, कुछ के सक्सेसफुल रिजल्ट आए हैं और कुछ कंटिन्यूड हैं। टिपिकल टाइप के, स्पेसिफिक टाइप के जीन्स लिए जा रहे हैं और उन जीन्स को इम्प्लांट किया जा रहा है जो कि पार्किंसंस के लिए ही स्पेसिफिक हैं, और पार्किंसंस के पेशेंट की कंडीशंस को इम्प्रूव्ड हालत में देखा जा रहा है। ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में कुछ ऐसा सक्सेसफुल हमारे पास ट्रीटमेंट आ जाए कि पेशेंट में एक पर्टिकुलर जीन ही इम्प्लांट किया जाए और उसके वजह से पेशेंट जो है वो पार्किंसन की कंडीशन को काफ़ी इम्प्रूव कर सके। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो थेरेपी जो नॉन मोटर मैनिफेस्टेशंस के लिए हैं। देखो, पार्किंसन डिज़ीज़ के अंदर कुछ मोटर सिम्टम्स आते हैं और कुछ उसके अलावा जो नॉन मोटर सिम्टम्स हैं, यानी मूवमेंट से जो अलहदा हैं, वो भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। वो कंडीशंस को आप कैसे ट्रीट करेंगे, किन मेडिकेशन से, अब हम उनको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ओके, तो पर्सन्स जिनको कॉग्निटिव डिक्लाइन हो रहा है वो अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं रिवेस्टिगमीन को 6 mg ट्वाइस डेली, मेमेंटीन को 10 mg डेली और डोनेपाजिल को 10 mg डेली। ठीक है, और अफेक्टिव डिसऑर्डर्स जो हैं, जो मूड या इस तरह की कंडीशंस में हैं, उनके लिए आप एंटी डिप्रेसेंट या एंजियोलाइटिक दे सकते हैं। जो ये वाला एडिशन जो मैंने अपलोड किया हुआ है चैप्टर 30 इसमें मेंशन है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ भी चुके हो। एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस आती है अगर, क्योंकि हमने बात की थी कि स्लीप बहुत इंड्यूस हो सकती है, तो उस सूरत में आप मोडाफिनिल ले सकते हैं 400 mg सिर्फ मॉर्निंग में। चैप्टर 9 में डिटेल मेंशन है। ये सब कैडजंग से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये कैडजंग से लिया हुआ है सब कुछ। ठीक है, दिस इज़ कैडजंग, रादर दिस इज़ द कैडजंग बुक जो मैंने अपलोड की हुई है, वही वाला ये एडिशन है। ब्लैडर एंड बाउल डिसऑर्डर टू अप्रोप्रिएट सिम्टोमेटिक थेरेपी, उसके लिए यू कैन गो थ्रू चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो ये नॉन मोटर मैनिफेस्टेशंस को आप इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों? ओके, नाउ देयर आर सम जनरल कमेंट्स ऑन द ड्रग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद पार्किंसन। जनरल कमेंट्स क्या हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पार्किंसन डिजीज़ जनरली फॉलोज अ प्रोग्रेसिव कोर्स। आई टोल्ड यू कि प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। Moreover, the benefit of levodopa therapy often diminish with time, and serious adverse effect may complicate the long-term levodopa treatment. ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। Nevertheless, dopaminergic therapy at a relatively early stage may be most effective in alleviating the symptom of Parkinsonism and may also favorably affect the mortality rate due to the disease. ठीक है, therefore
सेवरल स्ट्रेटजीज हैव इवॉल्व फॉर ऑप्टिमाइजिंग द डोपामिनर्जिक थेरेपी। इसके लिए फिगर 28 को आप गो थ्रू कर सकते हैं। जो मैंने पहले भी कहा था कि आप वो समरी वाली जो फिगर है उसको गो थ्रू करें, ठीक है। Symptomatic treatment of mild Parkinsonism is probably best avoided until there is some degree of disability or until symptom begin to have a significant impact on the patient lifestyle. अगर माइल्ड सिम्टम है आप कोशिश करें कि उनको अवॉइड करें, इतना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करें until and unless it is going to be severe or it is affecting the patient lifestyle, ठीक है, या डिसेबिलिटी आना शुरू हो तब। When symptomatic treatment becomes necessary, a trial of resegeline, amantadine or any antimuscarinic drug may be worthwhile. इनमें से आप किसी को भी ट्रायल पर ले लें और देखें कि पेशेंट का रिस्पॉन्स किस पे अच्छा आ रहा है, आप उसके साथ इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सही है बेटा, ये क्लियर हो गया। विद डिजीज़ प्रोग्रेशन डोपामिनर्जिक थेरेपी बिकम्स नेसेसरी। वो तो होती है ये डिजीज, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है और जैसे जैसे ये प्रोग्रेशन बढ़ेगा तो साथ साथ ही डोपामिनर्जिक थेरेपी मस्ट हो सॉरी बेटा, मस्ट हो जाएगी। दिस कैन कन्वीनियंटली बी इनिशिएटेड विद अ डोपामीन एगोनिस्ट ईदर अलोन और इन कम्बिनेशन विद लो डोज साइनेमेट थेरेपी। आप या तो कोई डोपामीन एगोनिस्ट अकेले दे दें, इंडिविजुअल दे दें, और या अक्सर हम ये करते हैं कि साइनेमेट जो आपको पता है लीवोडोपा कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन है 25 और 100 mg वाला, उसके साथ आप डोपामीन एगोनिस्ट की कोई लो डोज दे दें। कोई भी डोपामीन एगोनिस्ट ले लें आप, एर्गोट डेरिवेटिव्स भी हैं और नॉन एर्गोट डेरिवेटिव्स भी हैं, ठीक है, प्रामिपेक्सोल और या फिर आप परगोलाइड वगैरह, इनमें से रोपिनीरोल वगैरह को ले सकते हैं, ठीक है। फिजिकल थेरेपी इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द मोबिलिटी in patient with severe Parkinsonism and long-term complication of levodopa therapy such as on-off phenomena, a trial of treatment with COMT inhibitor or resegeline may be helpful. ऐसे पेशेंट जिनको लॉन्ग टर्म मोबिलिटी का प्रॉब्लम आ रहा है या लीवोडोपा के जो ऑन ऑफ फिनोमिना होता है वो बार बार आ रहा है या टॉक्सिक सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप कॉम्ट इनहिबिटर वहाँ पर ले सकते हैं, रेसेजिलीन को भी वहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम बच्चों देखो पार्किंसंस में पेशेंट को मोबिलिटी का आता है, ठीक है ना, ट्रेमर्स हो रहे हैं और पोस्चरल इम्बैलेंस हो रहा है और वो प्रॉपरली नहीं चल पा रहा, मूवमेंट नहीं हो पा रही उसकी प्रॉपर, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ डाइटरी प्रोटीन इनटेक में ऑल्सो इम्प्रूव द रिस्पॉन्स फ्लक्चुएशन। Deep brain stimulation is often helpful in patients who fail to respond adequately to these measures. जो इनको properly respond ना कर सकें उनमें अब हम deep brain stimulation वाला option देते हैं और ये successful भी जा रहा है। Treating patients who are young or have mild Parkinsonism with resegeline may delay the disease progression, ठीक है, क्योंकि देखो रेसेजिलीन को हमने डिस्कस किया है कि ये एक अभी तक जितनी भी एंटी पार्किंसन ड्रग्स हैं उनमें से रेसेजिलीन इज़ द ओनली वन दैट इज़ हैविंग द न्यूरोप्रोटेक्टिव एबिलिटी। और अगर कोई यंग पेशेंट्स हैं या जिनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं अभी पार्किंसंस के, रेसेजिलीन वहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये न्यूरोप्रोटेक्टिव है तो ये डिज़ीज़ का जो प्रोग्रेशन है उसको डिले करेगी और अपने न्यूरोप्रोटेक्टिव होने की वजह से। आपसे एमसीक्यूज़ में क्विज़ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यू शुड नो कि रेसेजिलीन वो वाहिद अभी तक हमारे सामने एंटी पार्किंसंस ड्रग में से है जो कि न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी रखती है, ठीक है। और लास्ट में आपने उस समरी पे जाना है जिसमें तमाम ड्रग्स मेंशन की हुई हैं मूवमेंट डिसऑर्डर के लिए, और पर्टिकुलरली आप इसमें फोकस करेंगे पीडी को यानी पार्किंसंस डिजीज़ को। दूसरे भी मूवमेंट डिसऑर्डर हैं जिनका मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको स्टार्ट में दे दिया था, और जैसे बैसिलस है या फिर कोरिया है, इनको हमने बहुत थोड़ा सा डिस्कस किया था स्टार्ट में, उनकी इतनी डिटेल में वी विल नॉट गो। वी विल हैव द मेन कंसर्न विद पीडी यानी पार्किंसन डिजीज़, तो आपने इनको ज़्यादा फोकस करना है, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ आज हमारा पार्किंसंस का टॉपिक ख़त्म होता है। काइंडली गो थ्रू इट एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके क्लास, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।